Hello, soul readers. Welcome back to Soul Stories with Matakshi. Aj I am back with another video, and we are going to talk about another interesting topic. दो बहुत ही कम लोग होंगे जो इस वीडियो तक पहुंचेंगे और उससे भी कम लोग होंगे जो इस वीडियो को ओपन करके एक्चुअली में इस वीडियो को सुन पाएंगे। और ये वीडियो है भी बहुत ही कम लोगों के लिए जो एक्चुअली में अपनी लाइफ और अपनी जर्नी को लेकर सीरियस है। तो सुनो गाइस, मैं जानती हूँ आप इस वक्त किस गहरे फेज से गुजर रहे हो। आप सुबह उठते हो, सबसे पहले यूट्यूब पर एनर्जी अपडेट्स चेक करना शुरू कर देते हो। टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, जिनमें आप ढूंढने की कोशिश करते हो कि आज आपके पार्टनर का मैसेज क्या है। और हर वक्त बस इसी सोच में रहते हो कि आपके पार्टनर का अगला मूव क्या होगा। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं यहाँ आपको गलत बोलने आई हूँ, क्योंकि जब हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, तो ये तड़प, ये ऑब्सेशन बहुत नेचुरल लगता है। हमारा दिमाग सच में बस उन्हीं के आसपास घूमता रहता है, हमारे ट्विन फ्लेम के आसपास। लेकिन आज एक दोस्त की तरह मैं आपका हाथ पकड़ के आपको इस जर्नी के एक ऐसे सच तक ले जाऊंगी और एक ऐसे सच को दिखाऊंगी जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। जो बातें हम इंस्टाग्राम रील्स पर देखते हैं, इनर वर्क, चक्रास, यूनियन, सेपरेशन, एनर्जी अपडेट्स, पोर्टल्स, ये वो 10,000 प्रकार की चीजें, वो इस जर्नी का सिर्फ आधा अधूरा सच है। अगर हम सिर्फ वहीं अटके रहे तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि यूनिवर्स हमारे साथ एक्चुअली क्या खेल खेल रहा है। तो चलो बिना किसी जजमेंट के बहुत ही प्यार से इस जर्नी की लेयर्स को समझते हैं। देखते हैं कि इस आइसबर्ग के नीचे आखिर चल क्या रहा है। स्टेज वन, द टॉप ऑफ द आइसबर्ग। जब ये जर्नी शुरू होती है ना, तो हम सबसे पहले स्टेज वन पर आते हैं, जिसे हम बड़े प्यार से लाला लैंड बोल सकते हैं। ये आइसबर्ग का सबसे ऊपर का हिस्सा है, जहाँ सब कुछ नया और मैजिकल लगता है। हमें बड़े बड़े स्पिरिचुअल टर्म्स पता चलते हैं, जैसे कि सेपरेशन फेज, बबल फेज, रनर चेजर डायनामिक, थ्रोट चक्रा बैलेंस करना, और ये कि सामने वाला हमारा मिरर है, शेयर्ड फील्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। भारी भरकम वर्ड्स हम डिस्कवर करते ही चले जाते हैं और करते ही चले जाते हैं, और हम पूरे दिल से इनर वर्क में लग जाते हैं। मेडिटेशन शुरू हो जाती हैं, जर्नलिंग शुरू कर देते हैं, मेंटोर्स के पास जाना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर के डिस्टॉर्शंस को हील करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने अंदर झांके, तो हम ये इनर वर्क क्यों कर रहे होते हैं? हम एक्चुअली यूनिवर्स के साथ एक छोटा सा इनोसेंट बार्टर सिस्टम चला रहे होते हैं। हम सोचते हैं, भगवान जी, मैंने 21 डेज तक एफर्मेशन सुन ली है, अब प्लीज उनका एक टेक्स्ट तो भिजवा दो। और यही हमारा बार्टर सिस्टम चलता रहता है। हम अपना हार्ट चक्र इसलिए क्लियर करते हैं ताकि उन्हें हमारा प्यार फील हो सके। हम उनकी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि उनका वाइब क्या चल रहा है। और ये बिल्कुल ह्यूमन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सच ये है कि इस स्टेज पर हम स्पिरिचुअलिटी को यूज कर रहे हैं बस उस एक इंसान को वापस पाने के लिए। अभी तक हमने इस गहरी जर्नी के समुंदर में सिर्फ अपना पैर की टिप को हल्का सा टच करके देखा है कि अरे ठंडा है या गर्म, दैट्स इट। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। स्टेज टू होती है द मिड वे पॉइंट, जहां पे हमें होती है रियलाइजेशन। स्टेज टू पर जब यूनिवर्स देखता है कि आप अब इस छोटे गेम से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, तो वो धीरे धीरे से पर्दा हटा देता है। और तब हमें समझ आता है कि जब स्पिरिचुअल टीचर्स कहते हैं कि योर ट्विन फ्लेम इज योर मिरर, तो उसका रियल मीनिंग क्या है। वो कोई ऐसा शीशा नहीं होता है
जो हमें हमारी खूबसूरती दिखाए। वो एक ऐसा आईना होता है जो हमारे अंदर के हर उस डर, हर उस इनसिक्योरिटी और हर उस अधूरेपन को सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिससे हम बचपन से भागते आए हैं। हम सबके अंदर एक नेचुरल खालीपन होता है, एक ऐसी सैडनेस जो हमें लगता है कि बस हमारे ही अंदर है। नॉर्मल लोग इस खालीपन को पैसे से, शॉपिंग से, फेम से, नए-नए रिलेशनशिप से भरने की कोशिश करते हैं। और जब हम इस जर्नी में आते हैं, तो हमें लगता है कि जो परफेक्ट इंसान हमें मिला है, ये हमारे इस अधूरेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन यूनिवर्स यहाँ एक बहुत ही प्यारा ट्रैप सेट करता है। वो आपके सारे एस्केप रूट्स बंद कर देता है। वो आपको अकेले उस खालीपन के साथ बिठा देता है। तभी इस जर्नी पर आते ही करियर अचानक से ठप पड़ जाते हैं, दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, घर वालों के फेस रिवील्स हो जाते हैं और पूरी दुनिया एक कार्मिक ट्रैप लगने लगती है। तभी तो आप रात के 3 बजे अकेले अपने कमरे में बैठकर रो रहे होते हैं और सोचते हैं, मैं इस जर्नी में हमेशा इतनी सैड क्यों रहती हूँ? इस जर्नी का क्या पॉइंट है? अगर ये डिवाइन कनेक्शन है, तो इतना दुख, इतना गम, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट आखिर क्यों है? बेब, वो गम इसलिए है क्योंकि लाइफ में पहली बार आप उस अधूरेपन से भाग नहीं रहे हो, क्योंकि उसका ऑप्शन ही बंद कर दिया गया है टेक्निकली। सेंचुरीज पहले बुद्ध ने भी इस एग्जैक्ट दुख को नोटिस किया था। उन्होंने इसे दुख कहा था, जो हर इंसान के अंदर होता है। यूनिवर्स आपसे दुश्मनी नहीं कर रहा है, वो तो बस आपको उस सैडनेस के साथ बिठा रहा है ताकि आप उससे डील करना सीखो, उसे हील करना सीखो। और ठीक तब जब आपको लगता है कि अब आप अंदर से पूरे टूट चुके हो और इससे ज्यादा दर्द आप नहीं सह सकते, तब आप टच करते हो इस जर्नी की सबसे आखिरी और सबसे डीप लेयर को। अब बात करते हैं स्टेज 3 यानी कि द डीप लेयर एंड द फाइनल स्टेज की। आखिरी में आती है इस आइसबर्ग की सबसे आखिरी और सबसे डीप लेयर। जब आप उस इमोशनल रॉक बॉटम पर होते हैं ना, जहां लगता है कि अब अंदर कुछ बचा नहीं है, वहीं से एक्चुअल मैजिक शुरू होता है। आपको लगता है कि आप टूट रहे हो, पर सच तो ये है कि आपका ईगो क्रैक हो रहा है ताकि आपकी सोल बाहर आ सके। आपने कभी सोचा है कि हम सबके अंदर ये अधूरेपन की फीलिंग, ये इनकम्प्लीटनेस होती ही क्यों है? लेट्स गेट अ लिटिल डीप हियर। इंसान का ईगो ना हमेशा अलग फील करता है। उसे लगता है वो यूनिवर्स से अलग है, अकेला है, और इसलिए वो पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज की तलाश में रहता है जो उसे कंप्लीट फील करवाए। हमें लगता है कि अगर हमें वो फेम, वो स्टेटस, वो बैंक बैलेंस या वो एक परफेक्ट ट्विन फ्लेम मिल जाए तो हम पूरे हो जाएंगे। हम उन्हें अपनी सोल नीड समझ लेते हैं। पर लेट्स बी ऑनेस्ट, वो सोल नीड नहीं थी। वो आपके ईगो की बेसिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी ताकि उसे अपना खालीपन महसूस ना हो। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी ब्यूटीफुल केओटिक प्रोसेस है जहां यूनिवर्स आपको पहले वो सब देता है जो आप चाहते हो, और फिर धीरे धीरे आपके अंदर से उन चीजों की चाह यानी कि डिजायर को खत्म कर देता है। इट्स अ पैराडॉक्स। आपको एक परफेक्ट सोल मिलती है,
पर उनसे दूर करके आपको उस एक्सट्रीम सैडनेस में डाल दिया जाता है। और जब आप उस सैडनेस के साथ दिन रात महीनों साल रहते हो ना, तो धीरे धीरे एक अजीब सा शिफ्ट आता है। आपका ईगो थक जाता है, वो लड़ना बंद कर देता है। जो इंसान रात रात भर रोकर उनके टेक्स्ट का वेट करता था, वो अब पहले बैठकर चैन की सांस लेने लगता है, अकेले ही। आप जैसे जैसे इस गहराई में उतरते हो, आपको रियलाइज होता है कि ये 3D की चीजें कितनी टेम्पररी हैं। आपका दुख, जो कभी आपको दुनिया का सबसे बड़ा दुख लगता था, वो इस अनंत ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के सामने इतना छोटा लगने लगता है कि आपको खुद पर हंसी आने लगती है। फिजिकल ग्रेटिफिकेशन, लोगों का वैलिडेशन, फेम, नाम, ये सब अपनी चमक खो देते हैं। और पता है, जब आप इस इनकम्प्लीटनेस को फुली एक्सेप्ट कर लेते हो, तो क्या होता है? तब आती है वो एटर्नल पीस, एक ऐसी शांति जिसे बयान नहीं किया जा सकता। आपको अब किसी चीज को चेज नहीं करना, किसी के पीछे नहीं भागना। लोग इसे ही मोक्ष कहते हैं, जिंदा रहते हुए मुक्ति पा लेना। जब आप इस पिनाकल पर पहुंचते हो ना, जहां आपके लिए 3D वैलिडेशन बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है, फिर भी आप अंदर से बिल्कुल शांत और पूरा महसूस करते हो। और यही इस जर्नी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यूनियन सिर्फ एक खिलौना है जो डिवाइन आपके हाथ में तब लाकर रखता है जब आपको सच में उसकी कोई परवाह नहीं रहती, जब आप उन्हें पाने के लिए इंस्पायर्ड ही नहीं होते, क्योंकि तब तक आप समझ चुके होते हो कि सब कुछ आप ही हो और आप ही सब कुछ हो। लेकिन ये जो स्टेज है, ये नॉर्मल ह्यूमन माइंड के लिए बहुत स्कैरी है। ईगो अपनी डिजायर्स को खोने से डरता है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कभी इस एंड स्टेज तक नहीं पहुंच सकते और नहीं पहुंच पाते। वो डर जाते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं। अब ये जो लोनलीनेस की बात हमने की है ना, इस पे थोड़ा और डीपर चलते हैं। अगर हम स्कॉपेनहॉर का कांटों वाला डिलेमा यानी कि द पॉक्यूपाइन डिलेमा की बात करें, तो हम इसके बारे में और समझ सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारी फिलोसफीज को देखने वाले हैं और अपने खुद के वेदों और सब चीजों को भी हम देखेंगे, रिलीजियस टेक्स्ट से लेकर हम फिलोसफिकल टेक्स्ट तक सब कुछ देखेंगे, ये समझने के लिए कि कितना गहरा है ये रैबिट होल, लोनलीनेस, अधूरेपन और लिमिटेड सेल्फ का। क्योंकि जब हम इस पिनाकल को छुएंगे, इसमें गहरा उतरेंगे, तभी हम इस जर्नी की लास्ट स्टेज को समझ पाएंगे। जर्मन फिलोसोफर आर्थर स्कोपेनहॉर ने इंसानी रिश्तों को समझने के लिए एक बहुत ही सॉलिड मिसाल दी थी, पॉर्क्यूपाइन्स, जिनके बदन पर कांटे होते हैं, उनकी। सर्दियों की एक ठंडी रात में बहुत सारे पॉर्क्यूपाइन्स एक दूसरे के पास आते हैं ताकि एक दूसरे की बॉडी हीट से, ठंड से बच सके। लेकिन जैसे ही वो पास आते हैं, उनके तीखे कांटे एक दूसरे को चुभने लगते हैं। दर्द होता है तो वो दर्द एक डर के दूर जाते हैं एक दूसरे से, जैसे ही उनको दर्द होता। पर दूर जाते ही फिर से ठंड लगने लगती है, तो वो फिर पास आते हैं और फिर कांटे चुभने लगते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इसका क्या मतलब है? हम इंसान भी ना इन्हीं कांटों वाले पॉर्क्यूपाइन्स की तरह हैं। हम पैदा ही एक ठंडे अकेलेपन, एग्जिस्टेंशियल कोल्डनेस के साथ होते हैं। जब हमें अपना ट्विन फ्लेम मिलता है, तो हमें लगता है आहा, अब इस इंसान की
बाहों में मुझे वो वार्मनेस मिलेगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका ईगो और इन उनका ईगो दोनों कांटों से भरे हुए हैं। जैसे ही आप क्लोजनेस को चेस करते हो, आपके उन्हें और उनके आपको कांटे चुभने लगते हैं, जो आपका ईगो है। सेपरेशन इसी वजह से होती है। स्कॉपेनहॉर कहता है कि इंसान का लिमिटेड सेल्फ एक पेंडुलम की तरह है, जो अकेलापन यानी कि ठंड, लोनलीनेस को एस्केप करने की पहले कोशिश करता है, और पास आने के दर्द, पेन ऑफ अटैचमेंट के बीच में हमेशा झूलता रहता है। जब तक आप इस ईगो के कांटों को ड्रॉप नहीं करोगे, ये चुभन कभी बंद नहीं होगी। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर जीन पॉल सार्टर ने एक बहुत ही अच्छी और कड़वी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम सब इस दुनिया में बिल्कुल अकेले पैदा होते हैं, और हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सोच, हमारा डर, हमारा दर्द एक ऐसी जेल है जिसमें हमारे अलावा कोई दूसरा कभी एंटर ही नहीं कर सकता। आप चाहे किसी से कितना भी प्यार कर लो, वो इंसान कभी आपके दिमाग और सोल के अंदर बैठकर आपकी तरह चीजों को महसूस नहीं कर सकता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इसका क्या मतलब है? हम ट्विन फ्लेम के पीछे इसलिए पागल होते हैं क्योंकि हमें लगता है ये इंसान मेरी सोल सिग्नेचर है। ये अकेले हैं जो मेरी जेल का दरवाजा खोलकर मेरे अंदर आकर मुझे समझ सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ट्विन हमारे अकेलेपन का परमानेंट इलाज है। साटेर कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे इंसान से ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो आपके अंदर के इस क्रॉनिक अकेलेपन को खत्म कर दे, तो आप बैड फेथ यानी कि मौवसी फॉई में जी रहे हो। यानी आप खुद से एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप अकेले खड़े होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहे हो। ट्विन फ्लेम आपकी जेल का दरवाजा खोलने नहीं आता, वो तो बस आपको याद दिलाने आता है कि जेल के अंदर का रास्ता सिर्फ आपके खुद के पास है। आपके पास ही आपके अंदर की जेल से बाहर आने का मैप, चाबी और सब कुछ, किसी और के पास नहीं। और ये रियलाइजेशन भी आपका ट्विन फ्लेम ही आपको कराता है कि आप एक्चुअली में जेल में हो। अब थोड़ा ईस्टर्न मिस्टिज्म की तरफ अगर हम चलते हैं, जहां रूमी और इब्न अरबी बात करते हैं, तो सूफिज्म कहता है कि इस 3D फिजिकल बॉडी में आने से पहले हमारी सोल उस एक परम आत्मा यानी कि द डिवाइन होल का हिस्सा थी। जब हम पैदा हुए तो हमारी सोल को उस सोर्स से अलग करके इस लिमिटेड शरीर में डाल दिया गया। ये जो आपको हर वक्त एक बेस लाइन सैडनेस फील होती है ना, कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, सूफीज कहते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि आत्मा की होम सिकनेस है। आपकी सोल अपने असली घर यानी कि द डिवाइन सोर्स को मिस कर रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इसका क्या मतलब है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, तो उनकी एनर्जी में हम उस डिवाइन होम की झलक को पा लेते हैं। हमारा ईगो कंफ्यूज हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमें उस इंसान की याद आ रही है, जबकि रियलिटी में हमें डिवाइन सोर्स यानी कि भगवान, गॉड, जिन जो भी आप मानते हैं, उनकी याद आ रही होती है, जिसका रास्ता उस इंसान ने दिखाया है। हम एक लिमिटेड ह्यूमन कंटेनर से ये डिमांड करने लगते हैं कि वो हमें भगवान जैसा सुकून दे दे। सोचो, एक बेचारा इंसान पर कितना बोझ पड़ जाता होगा जब हम उससे ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते होंगे। धीरे धीरे यूनिवर्स उन्हें आपसे दूर करता है ताकि आप इंसान को छोड़कर उस सोर्स से यानी कि वापस यूनिवर्स से कनेक्ट होना सीखो। क्योटो स्कूल के फिलोसोफर
निशांतनी केजी ने एक बहुत कमाल की स्टेज समझाई थी। उन्होंने कहा कि एक नॉर्मल इंसान लाइफ की सरफेस पर बहुत मजे से जीता है, करियर, शादी, शॉपिंग, सोशल मीडिया, लेकिन जब लाइफ में कोई बहुत बड़ा झटका लगता है तो वो सरफेस टूट जाती है और इंसान सीधा गिरता है एक अंधेरे कुएं में, जिसे उन्होंने एबिस ऑफ निहिल यानी कि नथिंगनेस कहा। एक ऐसी जगह जहां लगता है कि लाइफ में किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। ट्विन फ्लेम सेपरेशन का जो सबसे दर्दनाक रॉक बॉटम होता है ना, वो यही अंधेरा कुआं है। ज्यादातर लोग इस अंधेरे से डर जाते हैं और जल्दी जल्दी वापस ऊपर आने के लिए टैरो कार्ड्स, एनर्जी अपडेट्स और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का सहारा लेते हैं ताकि उनका ट्विन वापस आ जाए और वो इस अंधेरे से बच सकें। लेकिन केजी ने कहा कि मुक्ति यानी कि लिबरेशन यानी कि मोक्ष तब तक नहीं मिलता जब तक आप इस अंधेरे कुएं के बिल्कुल बॉटम तक नहीं चले जाते। जब आप डरना छोड़कर उस खालीपन के साथ बैठ जाते हो तो वो अंधेरा सडनली लाइट में बदल जाता है। वो लोनलीनेस बदल जाती है शून्यता यानी कि एब्सोल्यूट फुलनेस में। जहां शून्य होता है वहां कोई अधूरापन नहीं होता। आपको रियलाइज होता है कि आप अधूरे नहीं हो, आप ही पूरा ब्रह्मांड हो। आप अपने आप में होल यानी कि फुल, भरा हुआ, बिना अधूरेपन के महसूस करने लगते हो। अब हम उस जोन में जाने वाले हैं जहां आम लोग जाने से डरते हैं, द एग्जीक्यूशन ऑफ द ईगो। जब भी ईगो क्रैक होता है ना, तो ये कोई सॉफ्ट या सुंदर प्रोसेस नहीं होता। इट फील्स लाइक अ लिटरल साइकोलॉजिकल डेथ। हमारे स्क्रिप्चर्स और डीप ईस्टर्न फिलोसफीज में इस ईगो क्रैकिंग और उसके बाद के ट्रांसफॉर्मेशनल फेज का बहुत ही डिटेल्ड वर्णन है। चलो इसको हमारे वेदांतिक, योगिक और मिस्टिकल फ्रेमवर्क से समझते हैं कि जब वो शीशा टूटता है तो आखिर अंदर क्या होता है। स्टेज वन, द शैटरिंग ऑफ अस्मिता यानी कि द आइडेंटिटी क्राइसिस। पतंजलि योग सूत्रस में ईगो को अस्मिता कहा गया है, यानी कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये कहानी हूं, मैं इस इंसान का लवर हूं। जब ट्विन फ्लेम जर्नी का रॉक बॉटम आता है और यूनिवर्स आपके सारे कंफर्ट जोन्स छीन लेता है, तो सबसे पहले आपकी अस्मिता क्रैक होती है। योगा सूत्रस कहते हैं कि अस्मिता एक क्लेश यानी कि पेन, सफरिंग का सोर्स है। जब ये टूटती है तो इंसान को लगता है कि वो पागल हो रहा है। आपका दिमाग चेकआउट करने लगता है। जो चीजें आपको पहले डिफाइन करती थी, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका करियर या आपका ब्रेकअप मेकअप ड्रामा, आपका कूल बनना, वो सब अचानक से फेक लगने लगता है। ईगो चीखने लगता है, अगर मैं इस जर्नी में चेजर नहीं हूं, अगर मैं उनका पार्टनर नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? ये वही स्टेज है जहां आप दीवार को घूरते हो क्योंकि आपकी पुरानी पर्सनालिटी का सॉफ्टवेयर क्रैश हो चुका है। इसके बाद वाली स्टेज है यानी कि स्टेज टू, नेति नेति और द स्ट्रिपिंग प्रोसेस। जब आइडेंटिटी टूट जाती है तो अद्वैत वेदांता का सबसे पावरफुल टूल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, नेति नेति यानी कि नीदर दिस नॉर दैट, ये भी नहीं और वो भी नहीं। उपनिषद्स में, अवधूत गीता और आदि शंकर ने समझाया है कि सोल को पहचानने के लिए ईगो की लेयर को छीलना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये स्टेज आपको फिजिकली और इमोशनली स्ट्रिप करती है।
आप एक-एक करके अपनी डिज़ायर्स को ड्रॉप करते हो। पहले आप सोचते हो, मुझे उनसे शादी करनी है। यूनिवर्स कहता है, नेति-नेति, नहीं, ये आपकी सोल नीड नहीं है। फिर आप सोचते हो, चलो, शादी नहीं, बस एक बार बात हो जाए। यूनिवर्स फिर कहता है, नेति-नेति। फिर आप सोचते हो, चलो, मैं पैसे और फेम में अपना ध्यान लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ। यूनिवर्स वहां भी झटका देता है और कहता है, नेति नेति। इंसान को लगता है कि यूनिवर्स उससे सब कुछ छीन रहा है, पर रियलिटी में यूनिवर्स सिर्फ उस कचरे को साफ कर रहा होता है जिसे आपने अपनी आत्मा समझ लिया है। ईगो के सारे कपड़े उतर जाते हैं और वो बिल्कुल नंगा खड़ा होता है। स्टेज 3, द डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड मनोनासा, यानी कि द माइंड्स टोटल डिफीट। रमना महर्षि और कश्मीर शैविज्म में एक वर्ड यूज होता है, मनोनसा, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड। यहाँ माइंड का मतलब ब्रेन नहीं है, बल्कि वो ईगोइस्टिक माइंड है जो हर वक्त कंट्रोल चाहता है, जो हर चीज को एनालाइज करता है। जब आप हर तरफ से हार जाते हो तो आप मनोनसा के फेज में एंटर करते हो। इसको क्रिश्चियन मिस्टिज्म में डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहा गया है। आप रो रो कर थक चुके होते हो, आपके पास अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं बचती। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टोस, टैरो सब छोड़ देते हो। यहाँ एक बहुत ही साइलेंट, अजीब सी खामोशी आती है। आपको दुख तो होता है, पर अब उस दुख में तड़प नहीं होती। यू जस्ट एक्सेप्ट इट। आप उस दुख के साथ बैठने लगते हो, बिना उससे भागे। जैसे ही ईगो अपना कंट्रोल छोड़ता है, वैसे ही माइंड का शोर बंद हो जाता है। 4, स्टेज 4, द राइज ऑफ साक्षी भाव, द सोल स्टेपिंग अप। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्टेज पर लाते हैं। जब अर्जुन पूरी तरह टूट कर रथ पर बैठ जाता है और कहता है, मुझसे नहीं होगा, तब उसके अंदर का ईगो सरेंडर करता है और उसकी आत्मा, जो कि विटनेस है, वो जाग जाती है। जब ईगो पूरी तरह क्रैक होकर कोलैप्स हो जाता है, जिसको भी आप अपना समझते थे, वो खत्म हो जाता है, नेति नेति हो जाती है, मनोनसा हो जाता है, तो आपका ईगो पूरी तरह क्रैक हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है। अचानक से आपको पहली बार अपने सोल का लेंस मिलता है। इसे कहते हैं साक्षी भाव और द विटनेस कॉन्शियसनेस। अब आप अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखने लगते हो। आप अपने उस ट्विन फ्लेम को देखते हो जो कभी आपकी जान हुआ करता था और आपके अंदर उनके लिए बहुत प्यार होता था, पर कोई अटैचमेंट नहीं होती अब आपको उनसे। आपको वो बस एक सपने जैसा अनुभव लगने लगता है। आपको समझ आता है कि वो इंसान तो बस एक छोटा सा कैरेक्टर था जो आपको जगाने आया था। फिजिकल डिजायर्स, नेम, फेम, वैलिडेशन, ये सब अब आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। आप अभी भी 3D दुनिया में हो। आप अभी भी ऑफिस जा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, जिम जा रहे हो, पर अब आपके अंदर एक एटर्नल पीस है। यू आर फ्री। अब आपको कंप्लीट होने के लिए किसी बाहर के आईने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आईना और उसमें दिखने वाला चेहरा दोनों आप ही हो। अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्दा उठने वाला है।
जब आप साक्षी भाव में आते हो तो ये छोटी मोटी फीलिंग नहीं है, ये प्योर रियलिटी का फ्लिप है। चलो इसको बहुत ही गहराई से हमारे शास्त्रों के लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर साक्षी भाव में आते ही होता क्या है? तो अब बात करते हैं उस स्टेज की जब आपका ईगो पूरी तरह टूट चुका है, आप नेति नेति के दर्द से गुजर चुके हो और आप एंटर करते हो साक्षी भाव में, यानी कि द विटनेस कॉन्शियसनेस में। पता है स्टेज में आते ही सबसे पहले क्या होता है? आपका पूरा पर्सपेक्टिव फ्लिप हो जाता है। अभी तक आप इस जर्नी का हीरो समझ रहे थे अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, और खुद को समझ रहे थे हीरोइन, जो हर रोज रो रही थी या रो रहा था, तड़प रहा था, रनर के पीछे भाग रहा था। लेकिन साक्षी भाव में आते ही आप अपनी ही लाइफ की मूवी के डायरेक्टर बन जाते हो। आप पीछे हटकर अपने ही दुख को देखने लगते हो और सोचते हो, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है मेरा ईगो। आपका अपने उस ट्विन फ्लेम पर अब गुस्सा नहीं रहता। उनकी किसी फोटो या टेक्स्ट को देखकर अब आपका दिल जोर से नहीं धड़कता। आपके अंदर उनके लिए एक अनंत, बहुत ही गहरा प्यार होता है, पर उस प्यार में अब कोई भिखारीपन नहीं होता, कोई अटैचमेंट नहीं होती। आप उन्हें देखकर मुस्कुराते हो और सोचते हो, थैंक यू, तुमने मुझे कितना दर्द दिया ताकि मैं जाग सकूं। स्टेज पर आपको कंप्लीट होने के लिए किसी बाहर के आईने की जरूरत नहीं रहती। फिजिकल वैलिडेशन, लोगों की तारीफें, स्टेटस, ये सब आपके लिए ट्रिवियल बन जाता है, बिल्कुल छोटे बच्चों के खिलौने जैसा। आप इस दुनिया में हो, आप सब कुछ करोगे, लेकिन आप अंदर से उन सब चीजों से बिल्कुल मुक्त होते हो। यू हिट द मोक्ष वाइल ब्रीदिंग। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हमें ही क्यों चुना गया? इसका पास्ट लाइफ से क्या कोई कनेक्शन है? जो आप कई बार रोज रात को रोते हुए भगवान से पूछते होगे, आखिर मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना गया इस दर्दनाक जर्नी के लिए, आखिर क्या गुनाह किया था मैंने? पहली बात तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये कॉस्मिक सिलेक्शन है। और हाँ, इसका आपके पिछले जन्मों से बहुत गहरा कनेक्शन है, पर उस लेंस से नहीं जो आप सोचते हो। सनातन धर्म और ईस्टर्न फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम ऋणानुबंधन कहते हैं, ऋणानुबंधना। ओके, और ऋणानुबंध हम कहते हैं, यानी कि पिछले जन्मों का वो कर्ज, वो कार्मिक डेट जो दो आत्माओं को बांध कर रखता है। आपका और आपके ट्विन फ्लेम का पिछले कई जन्मों का ऐसा स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट था, जहां आप दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, जब हम फिजिकल दुनिया के मोह माया में खो जाएंगे तो हम एक दूसरे के सामने आएंगे, सबसे गहरा झटका देंगे ताकि हमारा ईगो टूट सके और हम वापस डिवाइन से कनेक्ट हो सके। यूनिवर्स ने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपकी सोल अब इस 3D दुनिया के रूटीन से बोर हो चुकी थी। आपकी आत्मा अब मोक्ष के लिए रेडी थी। नॉर्मल इंसान को जागने के लिए यूनिवर्स छोटे मोटे झटके देता है कि उसके पैसे खो जाएंगे, करियर बदल जाएगा। लेकिन आप, जिसे यूनिवर्स ने मोक्ष के लिए सिलेक्ट किया है, आपको जगाने के लिए यूनिवर्स ने आपकी ही आत्मा का एक हिस्सा आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि यूनिवर्स जानता था कि आपको कोई आम इंसान नहीं तोड़ सकता। आपको सिर्फ वही तोड़ सकता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। ट्विन फ्लेम कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, वो यूनिवर्स का भेजा हुआ वो गुरु है जो आपको तब तक तोड़ेगा जब तक आपके अंदर का सारा कचरा साफ ना हो जाए और सिर्फ प्योर सोल ना बचे। तो अब आई होप आप पूरी कहानी को समझ गए होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी कभी किसी दूसरे इंसान को पाने के बारे में थी ही नहीं। ये एक सोल
कॉस्मिक सेटअप था ताकि आपको ज़बरदस्ती उस मुक्ति के रास्ते पर लाया जा सके, जहां आपको रियलाइज़ हो कि आप अधूरे नहीं हो, आप ही पूरा ब्रह्मांड हो। अगर आप भी स्टेज 1 या स्टेज 2 पर अटके हो, हर रोज़ एनर्जी अपडेट्स देख रहे हो और उस यूनियन के खिलौने का इंतज़ार कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, खुद पर गुस्सा मत करो। ये भी इस सफ़र का हिस्सा है। लेकिन अब जब आपने ये सच सुन लिया है, तो अपने अंदर झाँको, अपने ईगो को क्रैक होने दो। उस अधूरेपन के दर्द के साथ बैठना सीखो, क्योंकि वही अंधेरा आपको असली लाइट तक लेकर जाएगा। और हाँ, अगर आप ये समझना चाहते हो कि जब ये पूरी ईगो मर जाती है, तो उसके बाद एक ट्रू परमानेंट हार्मोनियस यूनियन एक्चुअली में दिखता कैसा है, तो मैंने इस पे एक अलग वीडियो बनाई है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखना। मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इस पेन को अब एक अलग लेंस से देख पा रहे हो या नहीं। अपना ख्याल रखें, मेडिटेशन करते रहें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, लव एंड लाइट ऑलवेज।